सो यही कह रहा है जो न्यूक्लियोज एक्टिविटी विच हैज येट टू बी आइडेंटिफाइड ट्रिम्स बैक द एज ऑफ, ये पढ़ दिया है, ये सब हो गया है। अब देखिए ये हम क्या बता रहे थे, हाँ यहाँ से छूट रहा था, यहाँ पर इसी को बता रहे थे, है ना। देखिए यहाँ पर कितना न्यूक्लियोटाइड गया एक जो न्यूक्लियोज एक्टिविटी के द्वारा इन दिस स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड 3 गया। तो अगर सपोज इन दिस स्ट्रैंड इफ एनी रीडिंग फ्रेम इज प्रेजेंट, then that reading frame will be lost or not? Tell me. कल ही बताया है 3 के मल्टीपल में अगर एक जो न्यूक्लियस एक्टिविटी होगा तो क्या हो सकता है, रीडिंग फ्रेम लॉस होगा? नो सर, नहीं होगा। अगर एक या नहीं होगा, ठीक है, तो 3 के मल्टीपल में लॉस या एडिशन, यानी एक जो न्यूक्लियस एक्टिविटी या टीडीटी एंजाइम द्वारा एडिशन, दोनों ही केस में रीडिंग फ्रेम लॉस नहीं होगा। अगर इसमें है और होता है इसमें, ओके, इन दिस देयर आर रीडिंग फ्रेम्स, अभी बताया आपको, ठीक है। तो क्योंकि यह स्ट्रैंड जो कोडिंग स्ट्रैंड है फॉर सम ऑफ द वी सेगमेंट, दैट बिकम्स द टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर सम ऑफ द वी सेगमेंट्स। तो इसमें अगर लॉस हो गया 1-2 का, तो वहां भी ओपन फ्रेम बिगड़ जाएगा, उसका रीडिंग फ्रेम तो लॉस हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। और अगर 3 के मल्टीपल में गया तो अनप्रोडक्टिव नहीं होगा। फिर अब आप देखिए इस स्ट्रैंड में, लोअर जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, इसमें कितना गया, 1 गया, ठीक है। एक जो न्यूक्लियस एक्टिविटी जे सेगमेंट के आरएसएस में कम होता है, आरएसएस बोल रहे हैं, जे सेगमेंट में कम होता है, तो यहां से 1 ही गया। तो इसमें इफ द रीडिंग फ्रेम इज प्रेजेंट इन दिस, यानी रीडिंग फ्रेम प्रेजेंट है किसमें, टेम्पलेट स्ट्रैंड में, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में रीडिंग फ्रेम विल बी लॉस्ट इन दिस strand which is the template strand for many of the V segment and J segments and D segment. Yes कि no? इसमें लॉस हो गया, जल्दी जल्दी कैच करो, कितनी बार बताया, नहीं समझ में आया? इसमें 3 गए तो रह गया रीडिंग फ्रेम। अगर रीडिंग फ्रेम मौजूद है तो ओके, रीडिंग फ्रेम किस में होता है, टेम्पलेट स्टैंड में होता है, टेम्पलेट स्टैंड को ही पढ़ेगा आरए पॉलीमरेज ना, 3 के कोडोन में, यस सर। टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही तो रीड करके उसको बेस कॉम्प्लीमेंट्री के रूल के हिसाब से सिंथेसाइज करेगा न्यू पॉलीपेप्टाइड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में है रीडिंग फ्रेम, वो रीडिंग फ्रेम आगे चल के ट्रांसलेशन में यूटिलाइज होगा, यहाँ पर नहीं, ट्रांसक्रिप्शन में नहीं। ओके, रीडिंग फ्रेम जब आएगा राइबोसोमल यूनिट, राइबोसोम्स, तब वहां पर 3-3 का कोडोन के रूप में ट्रांसफर आरएनए, चार्ज ट्रांसफर आरएनए, उसमें एंटीकोडोन, आर्म में एंटीकोडोन है, वो बाइंड करेगा। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड के एडिशन या सब्ट्रैक्शन की वजह से रीडिंग फ्रेम इज लॉस्ट इन दिस स्ट्रैंड which was serving as the template strand for the J segment. क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो ये लिख रहा है exonuclease streaming does not necessarily occur in sets of 3 nucleotides and so can lead to out of phase joining. यही इसी का मतलब है, इस ज्वाइनिंग की वजह से आउट ऑफ फेज हो गया, यानी रीडिंग फ्रेम से बाहर चला गया। अब ट्रांसलेशन जब उस मैसेंजर आरएनए का आगे होगा तो रीडिंग फ्रेम से बाहर चला गया, तो एब्सर्ड ट्रांसलेशन हो जाएगा, जो प्रोटीन बनेगा वो डिफेक्टिव हो जाएगा। सो वी सेगमेंट सीक्वेंस इन विच ट्रिमिंग हैज काउज्ड, तो दोनों रास्ता हो सकता है कि आउट ऑफ फेज ज्वाइनिंग की वजह से जो प्रोटीन बना वो देयर इज ए लिटिल चांस दैट
वो प्रोटीन का फंक्शन रिटेन रहे और कुछ डाइवर्सिटी ऐड हो जाए उसमें, या ज्यादातर चांस है कि वो प्रोटीन जो है डिसफंक्शनल हो जाएगा। तो ये भी होता है, डिसफंक्शनल हो जाते हैं प्रोटीन। और V segment sequences in which trimming has caused the loss of correct reading frame for the chain cannot encode, ठीक है, जिसमें लॉस हो गया रीडिंग फ्रेम का, that chain cannot encode antibody molecules and such rearrangements are said to be unproductive। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करता है सेल, अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। लेकिन डाइवर्सिटी जनरेट करने के लिए यह सेक्रीफाइस जरूरी है, इसलिए किया जाता है। ओके, so as mentioned above, such exonuclease trimming is more common at the two heavy chain V joints। तो इस V और D के बीच में होता है एक्सोन्यूक्लियस ट्रिमिंग, और D और J के बीच में भी एक्सोन्यूक्लियस ट्रिमिंग होता है। देन एट द लाइट चेन VJ जॉइंट्स, इसको पूरी तरह से ओमिट कर दो, जीरो मान लो अभी के लिए, VJ जॉइंट पर एक्सोन्यूक्लियस ट्रिमिंग नहीं होता है, ये मान के चलो। In case where trimming is extensive, it can lead to, कभी कभी ट्रिमिंग जो है पूरा का पूरा entire D region segment is eliminated। Okay, entire D region as well as the elimination of any P nucleotides formed as a result of asymmetric hairpin cleavage। यानी पूरा का पूरा एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है हो सकता है, ये पहले P न्यूक्लियोटाइड एडिशन जो हुआ था, ठीक है, एडिशन नहीं, ये P न्यूक्लियोटाइड्स है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स है, एडिशन नहीं हुआ। एडिशन तो P न्यूक्लियोटाइड का यहाँ होगा, या तो ये पूरा का पूरा P न्यूक्लियोटाइड्स गायब हो जाए एक्सोन्यूक्लियस से, ये भी हो सकता है, या पूरा का पूरा D रीजन ही गायब हो जाए एक्सोन्यूक्लियस से। ओके, उसके बाद एक्सोन्यूक्लियस के बाद N न्यूक्लियोटाइड एडिशन non-templated by TDT enzyme are added by TDT to the coding joints of the heavy chain genes after hairpin cleavage। ठीक है, तो hairpin cleavage के बाद in this figure what it has shown that after hairpin cleavage, hairpin cleavage के बाद obtain हुआ, उसके बाद एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हुआ। ओके, by TDT, यहाँ लिख रहा है ये N-templated and non-templated N nucleotides are added by TDT to the coding joints of the heavy chain genes by hairpin after hairpin cleavage। This enzyme can add up to 20 nucleotides to each side of the joint. The two ends are held together throughout this process by enzyme complex. Which enzyme complex? This TDT enzyme complex। TDT एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है इस दोनों एंड को हेल्ड टुगेदर किए हुए है, दोनों को पकड़े हुए है। ओके, और यहाँ पर N न्यूक्लियोटाइड एडिशन कर रहा है दो साइड्स, और दोनों को होल्ड किए हुए दिस एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स। और सर बोला है 20 न्यूक्लियोटाइड ईच साइड ऑफ द जॉइंट, मतलब दोनों साइड 20 न्यूक्लियोटाइड्स एंजाइम होल्ड कर रहेगा। ऐड, हाँ, दोनों साइड 20 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो सकते हैं। ओके, ईच साइड ऑफ द जॉइंट, the two joints are held together throughout this process by enzyme complex। दोनों को एंजाइम कॉम्प्लेक्स अभी पकड़ के रखे हुए हैं। एंड अगेन लॉस ऑफ करेक्ट फेज में अकर, यहां पर भी रीडिंग फ्रेम गायब हो सकता है अगर 3 के मल्टीपल में एडिशन ना हो तो। may occur if nucleotides are not added in correct multiples of 3 required to preserve the reading frame। So after this ligation happens, क्योंकि blunt end create हो गया अब,
ब्लंट एंड को लाइगेट कर दिया गया बाय डीएनए लाइगेज 4। तो 10th स्टेप में हो रहा है वही 4th स्टेप में हो रहा है। 4th स्टेप में सिग्नल ज्वाइंट एंड को सिग्नल ज्वाइंट बना दिया गया लाइगेट करके। यहाँ पर आपका कोडिंग एंड को कोडिंग ज्वाइंट बना दिया गया लाइगेट करके। लाइगेशन एंड रिपेयर ऑफ द हैवी चेन जीन अकर्स, दिस अकर एज द लाइट चेन जीन। तो ये हैवी चेन में जो 10 स्टेप में हो रहा है वही यहाँ पर 4th स्टेप में हो रहा है, और लाइट चेन में जो 7 स्टेप में हो रहा है वो 4th स्टेप में हो रहा है। तो 4 = 7 = 10, दोनों में बराबर। तो यहां तक आपको समझ में आया VDJ रिकॉम्बिनेशन? यस सर। अब हम लोग इसको क्विकली 6 और 7 पॉइंट को पढ़ लेंगे यहाँ तक, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए रखेंगे। बस ये 2 पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ 6 इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये 10 स्टेप जो है वो नोट्स का पॉइंट नंबर 5 में है इंक्लूडेड, यहाँ के बाद है। तो इस 5 पॉइंट के बाद दिस इज द 6th bullet. So in describing what it says, in describing VDJ recombination, अब सवाल उठता है, 2 क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक तो ये सवाल उठता है कि you know that we are diploid and we have homologous chromosomes. Clear? है ना? हैवी चेन जीन ह्यूमन के कौन से क्रोमोसोम पर है? Which chromosome number? देख लेते हैं। हैवी चेन जीन, सपोज नहीं लाइट चेन जीन को लेके चलो। लाइट चेन जीन, आई एम फॉरगेटिंग, यस, कपा को लेके चलिए। ह्यूमन पर है क्रोमोसोम नंबर 2। ओके, चलो क्रोमोसोम नंबर 2 को ही लेके चल रहे हैं। इस सारी प्रक्रिया जो है जीन रिकॉम्बिनेशन हो रहा है क्रोमोसोम नंबर 2 पर, लेकिन we are diploid, we have 2 chromosome number 2. This chromosome number 2 and this is again chromosome number 2. Because we are diploid, one has come from father and one has come from mother. लेकिन क्या होता है? In us, in vertebrates, there is a term which is called a gene imprinting. सुने हैं नाम? जीन इम्प्रिंटिंग नाम सुने हैं? सुने हैं सर, लेकिन याद नहीं आ रहा। इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो भी जीन है वो सब जीन जो है किसमें है? ये तो टेट्राइड कंडीशन का हम फोटो बना दिए, जिसमें ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आर आइडेंटिकल। ओके, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आर सेम। तो अब जीन जो है एक सिस्टर क्रोमेटिड ही पहले रहता है। माइटोसिस बनने के प्रक्रिया के दौरान ये टेट्राइड फॉर्मेशन हुआ, जिसमें से ये सिस्टर क्रोमेटिड अब अलग अलग होगा। तो सपोज करो if this kappa chain gene is present here at this locus in this sister chromatid, then in this this is the identical copy, this is sister chromatid, so इसमें भी सेम लोसाई लोकस पर, ये लोकस पर kappa जीन है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। एट दिस पॉइंट kappa जीन इज देयर। सपोज ये हो गया आपका फादर से आया हुआ क्रोमोसोम। मदर से आया हुआ क्रोमोसोम में भी kappa जीन है, वहां भी kappa जीन होगा, उसके भी दोनों सिस्टर क्रोमेटिड पर सेम लोकस पर। सेम स्पीसीज है ना, अलग अलग स्पीसीज तो है नहीं मदर फादर, तो सेम जीन में थोड़ा बहुत वेरिएशन, लोकेशन सेम होगा, पोजीशन सेम होगा ऑन द क्रोमोसोम। दिस जीन इज देयर, बट
only one of the gene pair is functionally, अब ये दोनों जीन जो है आइडेंटिकल है, these two are the same allele, ठीक है, but this is, suppose if this is allele A, allele 2, क्योंकि ये मदर से आया थोड़ा सा डिफरेंट जीन होगा, लेकिन ये फादर का जीन, मतलब ये दोनों भी सिस्टर क्रोमेटिड पर बोथ जीन्स विल, ये दोनों जीन तो सेम होगा क्योंकि आइडेंटिकल कॉपी है। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ इसका माइटोसिस के दौरान और ये बन गया सिस्टर क्रोमेटिड, तो ये दोनों तो आइडेंटिकल है। लेकिन ये जो अदर हैप्लॉइड अदर गैमेट से चलते हुए आ रहा है, जाइगोट फॉर्मेशन से हुआ था दो हैप्लॉइड गैमेट से, तो उसमें क्या है, वो थोड़ा सा डिफरेंट जीन है, डिफरेंट एलील है। ओके, और उस एलील का ये दोनों आइडेंटिकल कॉपी है सिस्टर क्रोमेटिड पर। तो कहने का मतलब हो गया दिस एलिलिक पेयर एंड दिस एलिलिक पेयर बोथ आर डिफरेंट। ओके, किसी भी का जीन, किसी भी प्रोटीन का जीन जो है, इफ सपोज मान लो कोई एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, तो एक हेक्सोकाइनेज का जीन फादर से आया जो कि सेम हेक्सोकाइनेज जीन सिस्टर क्रोमेटिड पर है, और अदर हेक्सोकाइनेज जीन, अदर टाइप ऑफ हेक्सोकाइनेज जीन हैज कम फ्रॉम मदर, वहां भी है। तो इन दोनों जीन में से ये एक टाइप हो गया फादर का जीन और मदर का जीन से आया हुआ जीन, दोनों जीन में से कोई एक ही जीन फंक्शनली एक्टिव होगा, एक्सप्रेस होगा, अदर जीन विल बी साइलेंट। ओके, इट विल बी स्विच्ड ऑफ बाय एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस। इसी को बोलते हैं जीन इम्प्रिंटिंग, यानी डिप्लॉयड कंडीशन में भी एक जीन के दो कॉपी हैं और सिर्फ सेल डिवीजन के एक सर्टेन स्टेज पर टेट्राइड फॉर्मेशन हुआ तब 4 कॉपी बने, लेकिन बाकी स्टेज पर टेट्राइड में भी जो है सो एक पेयर जो है वो तो एकदम आइडेंटिकल है, इन दोनों पेयर के बीच में डिफरेंस है। तो अब यानी 2 तरह के जीन हैं, एक मदर से आया हुआ और एक फादर से आया हुआ, और जीन जो है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में होते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है एक पर्टिकुलर जीन में दूसरे इंडिविजुअल से। तो एक जीन जो है वो स्विच ऑन रहता है, दूसरा वाला स्विच ऑफ। अब फादर का स्विच ऑफ है या मदर से आया हुआ जीन स्विच ऑफ है, ये डिटेल मैकेनिज्म नॉट क्लियर टू अस, और जनरली यह हाइपोथेसिस है कि जो जीन ज्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा, वो जो ज्यादा एक्सप्रेस होगा दैट विल बी, जिससे ज्यादा बॉडी को एडवांटेज है, जो ज्यादा जीन प्रोटीन प्रोडक्ट अच्छा देता है, देने में कैपेबल है, उसको स्विच ऑन रखा जाता है। तो दिस इज जीन इम्प्रिंटिंग। तो यहाँ पर भी सेम बात है, कपा चेन का जीन रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो एक ही क्रोमोसोम पर जीन रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 2, और दूसरे क्रोमोसोम पर जैसे जर्म लाइन में था बहुत सारे भी, कपा चेन में बहुत सारा भी था, 4 गो जे था, तो इसी तरह से दूसरे क्रोमोसोम पर जर्म लाइन के जैसा डीएनए का अरेंजमेंट जो ओरिजिनल है वैसे ही रहता है। और रीअरेंजमेंट जो है, यानी इस आउट ऑफ मेनी भी से एक भी और इससे एक जे, एक कंटिन्यूअस भी जे बना, ये सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर हो रहा है, नॉट ऑन अदर क्रोमोसोम। आई बात समझ में? और चूंकि इसमें कोई दिक्कत है समझने में? नहीं सर। ओके, तो ये कैसे होता है? चूंकि इसका इनिशिएशन जो है, आपको पता है डीएनए जो है टाइटली क्वाइल्ड है, बहुत ही हाईली फोल्डेड टाइटली क्वाइल्ड प्रोटीन के साथ हाइब्रिड है, स्ट्रक्चर है टर्सरी सुप्रा टर्सरी स्ट्रक्चर के रूप में डीएनए बहुत हाईली क्वाइल्ड है। तो डीएनए जब तक क्वाइलिंग से ओपन नहीं होगा, इट इज नॉट एसेसेबल फॉर द RAG1 RAG2 एंजाइम। तो क्वाइलिंग जो है, अनक्वाइलिंग हुआ, अनफोल्ड हुआ, ये रीजन जो है आरएसएस का उपलब्ध होना चाहिए RAG1 RAG2 के लिए, उसको दिखना चाहिए। क्वाइल्ड है, पूरा अंदर में घुसा हुआ है, तो कैसे करेगा? तो दूसरे में हाईली क्वाइल्ड है और एक क्रोमोसोम जो है ओपन हुआ, क्वाइल्ड अनक्वाइल हुआ, तो
आरएसएस जो है उसको मिल गया राग1 राग2 को, तो जाके राग1 राग2 बाइंड किया और वहां पर जीन रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो गया इन दैट क्रोमोसोम फॉर दैट पर्टिकुलर आईजीजी जीन। जैसे कपा का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड? आगे चले। यस सर। ओके, यही कह रहा है, in describing VDJ recombinations, investigators must explain not only the mechanism of RSS recognition after cleavage. RSS recognition कैसे कर रहा है जब डीएनए हाईली कॉइल्ड है, तो एक क्रोमोसोम में क्या हुआ, अनकॉइलिंग हुआ, फिर उसके बाद क्लीवेज किया, फिर लाइगेशन किया, बट ऑल्सो एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू RSS, हाउ दो RSS जो है कैसे लोकेट मेनी किलोबेसिस डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर इन लीनियर डीएनए सीक्वेंस आर ब्राउट इन क्लोज अपोजिशन। तो दो RSS 12-23 रूल के हिसाब से, एक 12 वाला एक 23 वाला, दोनों बहुत दूर है, एक V और एक J सेवरल किलोबेस पेयर है, दोनों करीब लाए गए, ठीक है, ब्राउट इन क्लोज अपोजिशन। तो ये कैसे आया, साइनेप्स के द्वारा आया। ओके, कौन किया, राग1 राग2 किया। तो एक तो ये हुआ कि बहुत दूर भी जो थे वो नजदीक लाया गया। क्या हुआ फिर नजदीक लाने में, यहां भी अनकॉइलिंग हुआ। ओके, और फर्दर मोर वन सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेशन हैज अकर्ड, एक क्रोमोसोम पर सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेशन हैज अकर्ड ऑन वन हैवी चेन एंड वन लाइट चेन अलील। दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द होमोलोगस क्रोमोसोम, कि भैया अब हमारे यहाँ रीअरेंजमेंट हो गया है इन वन क्रोमोसोम, आप मत कीजिए, आप चुपचाप रहिए। तो ये कम्युनिकेशन हो दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर कि सिर्फ एक ही क्रोमोसोम में रीअरेंजमेंट होना है, सो दैट द अदर एलील्स कैन बी साइलेंट। हाउ डज दिस अकर, तो अभी बताया आपको कि एक क्रोमोसोम जो है अनक्वाइल्ड होता है, क्वाइलिंग उसमें से रिमूव होते ही, और एक में क्वाइल्ड ही रह जाता है। तो कैसे होता है कि जो क्वाइल्ड है जो क्रोमोसोम, वो चला जाता है टुवर्ड्स पेरीफेरी, पेरीसेंट्रिक डीएनए हो जाता है। देखिए रिसेंट रिसर्च, उतना जरूरी नहीं है आपको ये पैरा, लेकिन जान लीजिए रिसेंट रिसर्च कह रहे हैं, रिसेंट रिसर्च इंडिकेट्स दैट बोथ द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशनली एक्टिव IgV रीजन डीएनए चेंज significantly as B cell development proceeds। यानी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर, अभी तक बताया आपको सब, जीन रीअरेंजमेंट हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन, उससे स्ट्रक्चर तो चेंज हो ही रहा है अभी तक जो एक्सप्लेन किए, एंड द लोकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशनली एक्टिव IgV रीजन डीएनए, लोकेशन भी उसका चेंज हो रहा है, यानी न्यूक्लियस के अंदर लोकेशन, और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अब जहां पर जिस क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है उस क्रोमोसोम का लोकेशन चेंज हो रहा है। डीएनए चेंज सिग्निफिकेंटली एज बी सेल डेवलपमेंट प्रोसीड्स, जैसे जैसे बी सेल डेवलपमेंट हो रहा है डीएनए में रीअरेंजमेंट हो रहा है, एंड दैट सम ऑफ दीज चेंजेस आर सिग्नल्ड बाय एपिजेनेटिक अल्टरेशंस इन द chromatin structure mediated by specific methylation reactions on associated histone residues। यानी जैसे जैसे बी सेल डेवलपमेंट होते गया कुछ इपिजेनेटिक मूवमेंट अल्टरेशंस हो रहे हैं। इपिजेनेटिक अल्टरेशन मतलब इपिजेनेटिक अल्टरेशन इन द क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, कहने का मतलब जीन में चेंज नहीं हुआ, आउट ऑफ बाहर से कुछ उसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ, जैसे इथाइलेशन मिथाइलेशन, ये सब जो मॉडिफिकेशन है उसको इपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं। एक तो होता है म्यूटेशन, म्यूटेशन में क्या हुआ, आपका न्यूक्लियोटाइड बेस का एडिशन डिलीशन, एडिशन डिलीशन होने से रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया, म्यूटेशन कहलाएगा। ओके, पॉइंट म्यूटेशन तब कहलाएगा जब एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड का एडिशन मतलब पॉइंट म्यूटेशन, वन न्यूक्लियोटाइड डिलीशन मतलब पॉइंट म्यूटेशन।
Okay, if fragment of DNA, a sequence of DNA is inserted in the DNA, then that will be also called as mutation. So these mutations are happening. So epigenetic alterations होता है, इसी में कोई न्यूक्लियोटाइड का लॉस नहीं हुआ, बट methylation has occurred. Ethylation has occurred of this DNA in this. Okay, किसका हुआ मिथाइलेशन? नाइट्रोजनस बेस का हो गया मिथाइलेशन. तो इस तरह से मिथाइलेशन मतलब CH3 ग्रुप बाइंड ऐड हो गया. इस सबको इपिजेनेटिक अल्टरेशन बोलते हैं. और क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में इपिजेनेटिक अल्टरेशन होने की वजह से ये सिग्नल है कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है. ओके, mediated by specific methylation reaction on associated histone residues. DNA close to the nuclear membrane, और DNA जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्लोज है, जो DNA उसको बोलते हैं पेरिसेंट्रिक DNA, does not include recombinationally active V regions. Rather, DNA undergoing recombination moves away from the nuclear membrane. वो क्रोमोसोम जिस पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से दूर चला गया टुवर्ड सेंटर, और जिसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है वो DNA जो है हाईली क्वाइल्ड, टाइटली फोल्ड है, और वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड. The structure of the chromatin undergoing recombination also alters such that long stretches of DNA are condensed into loops that allow the recombining sequences to come closer contact with one another. जिस क्रोमोसोम पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वहां पर क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ, यानी वहां अनफोल्डिंग हुआ. अनफोल्डिंग की वजह से लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ DNA निकले उससे, जो कि पहले कंडेंस थे लूप्स में, और अनक्वाइलिंग हुआ. ओके, और उसकी वजह से क्या हुआ? रिकम्बाइनिंग सीक्वेंस जो है दे कम इनटू क्लोजर कांटेक्ट, यानी एक भी आउट ऑफ मेनी भी, एक J आउट ऑफ फ्यू J, वो दोनों लूप फॉर्मेशन हो गया तो दोनों क्लोज आ गया. Once successful recombination has occurred, the intact allele has been shown to migrate to the pericentric regions. ठीक है, तो जब रिकॉम्बिनेशन हो गया जिस जीन में, जिस क्रोमोसोम में, वो क्रोमोसोम रह गया वहीं, और इनएक्टिव एलील जहां टाइटली क्वाइल्ड है, जिस पर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, वो माइग्रेट किया पेरिसेंट्रिक रीजन की तरफ. Thus, recombination process is occurring within an actively modulating nucleoplasmic context. Nucleoplasm context. तो एक पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म है न्यूक्लियस के अंदर, बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो उसका एक पर्टिकुलर रीजन which is located near to the center of this nucleus. Okay, उस पर्टिकुलर रीजन के अराउंड जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक एरिया है वहां पर यह रिकॉम्बिनेशन इवेंट हो रहा है, क्योंकि वहीं पर सब एंजाइम कंसंट्रेटेड कर दिए गए ताकि उनकी जरूरत पड़ेगी. NHG एंजाइम्स जो है RAG1, RAG2, TDT एक्सेट्रा, ये सब उस लोकल एरिया में, न्यूक्लियोप्लाज्मिक एरिया में, एंड इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स दैट अल्टर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर. तो इसके ऊपर अगर आप ऊपर से देखो तो ये तो जो रिकॉम्बिनेशन में लगने वाले एंजाइम्स हैं, RAG1, RAG2, TDT, आर्टेमिस एक्सेट्रा, ये सब जो थे, ये सब तो बाद में आएंगे, लेकिन इनके आने के पहले क्या जरूरी है? क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को अल्टर करने वाले एंजाइम्स जरूरी है, ताकि वह लूप फॉर्मेशन हो, अनक्वाइलिंग हो, DNA becomes accessible for the proteins and enzymes involved in the recombination process. तो पहले तो DNA एक्सेसिबल होगा तभी रिकॉम्बिनेशन होगा बाद में. तो उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को अल्टर करने वाले एंजाइम हैं या प्रोटीन्स जो इन्वॉल्व हैं वो जरूरी है. तो इसका मतलब ये जो एंजाइम प्रोटीन है जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को अल्टर कर रहे हैं, यह कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है, किसको? रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को. अगर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं होगा तो फिर ये DNA जो है विल नॉट बी एक्सेसिबल फॉर द रिकॉम्बिनेशन
रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में जो एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। समझ में आ रहा बात? तो ये कंट्रोल कर रहा है, इन एडिशन टू दोज दैट क्लीव एंड रिकम्बाइन द डीएनए। इतना क्लियर हो गया? दिस पॉइंट क्लियर टू? यस सर। Yes, sir. चलो अभी थोड़ा देर रेस्ट लेते हैं। कितना बजे आप लोग कल जमा हो गए बताओ? टाइम रुकिए, स्टॉप कर दो। किसी को कोई सवाल पूछना है यहाँ से अभी? नो सर। चलो रिकॉर्ड